हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दुर्गागढ़ में चौहान राजपूत महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। त्रिवेंद्र ने भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोगों को पार्टी के पटके पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में उन्हें यहां से सांसद बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की लोगों से अपील की। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकार वार्ता करते हुए नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे हैं। जोशी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया? गोद लिए गाँव का क्या हुआ? सांसद निधि कहाँ खर्च की? रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया? अन्य सवाल पूछे। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब है बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया? पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है। ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। नैनीताल जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए 3 दिवसीय मतदान अभियान में 90% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि 3 दिवसीय घर जाकर पोस्टल बैलेट वोटिंग अभियान में अभी तक 90% वोटिंग हुई है। जिले में कुल 1419 लोगों ने फॉर्म नंबर 12D का आवेदन कर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन किया था, जिनके लिए प्रथम चरण में वोटिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक 1290 मतदाताओं की ओर से मतदान किया गया है। जो घर घर जाकर के मतदान किया जाना था, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फैसिलिटेट करना था, उसमें 8 और 9 तारीख की रिपोर्ट आज हमारे पास है, जिसमें कुल 1419 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना था, जिसमें से 1290 मतदाताओं के द्वारा मतदान कर लिया गया है और ये हमारा 90% से थोड़ा ज़्यादा है। और उम्मीद है कि आज की जो रिपोर्ट है 10 तारीख की, उसके बाद ये और प्रोग्रेस आपके साथ साझा कर दी जाएगी। जो छूट जाएंगे उनके लिए दूसरा चरण है 11, 12 और 13, उसका भी रूट चार्ट बना करके शेयर किया जाएगा, क्योंकि आज हमको पता चलेगा, हमारी टीमों को पता चलेगा कि कौन सा मतदाता रह गया। उसके बाद वो रूट चार्ट बना करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रत्याशियों को अवगत करा करके फिर से वो करेंगे। ईवीएम कमीशनिंग का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें 1509 हमारी बैलेट यूनिट थी, 1509 ही हमारी कंट्रोल यूनिट थी और 1585 वीवीपैट थी। इसमें अभी तक 407 की कमीशनिंग बैलेट यूनिट में की गई, 503 की सीयू की और 435 की वीवीपैट में, जिसमें करीब 4 बैलेट यूनिट, 100 कंट्रोल यूनिट और 32 वीवीपैट जो हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है। इसमें ECIL से इंजीनियर्स आए हुए हैं, उनकी देखरेख में उनको रिप्लेस किया जा रहा है और जल्दी ही ये ईवीएम कमीशनिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि अब बीजेपी सरकार के डबल इंजन को पता चल गया है कि वो लोकसभा की 5 सीटें हार रही हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल से केंद्र की सरकार की ओर से उत्तराखंड के लिए जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं आज उत्तराखंड के हर बेरोजगार नौजवान को रोजगार पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उत्तराखंड की 70% ग्रामीण क्षेत्रों की जनता फौज पर निर्भर रहती है, लेकिन बीजेपी ने अग्निवीर के नाम पर उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह हो चुकी है। आज हमारे लगभग कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के नोटिस जारी किए गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की 500 सीटें है वो हारने वाली है। आज हम गांव-गांव जाकर
जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं तो उनको डराने धमकाने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। ये सरासर गलत है। आज भाजपा ने उत्तराखंड में चाहे अग्निवीर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो, इन सभी को जनता ने नकारा है। इन्होंने 5-7 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिससे आज जनता इनको वोट दे सके, न महंगाई कम की है। इसीलिए शायद बौखलाहट में आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। और इसके खिलाफ हम गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति के खिलाफ गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता को बताएगा कि ये डर के मारे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना धमका कर घर बैठाना चाह रहे हैं। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है और बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, उनकी खिलाफत करेंगे। मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य किया जा रहा है और कई जगह पाइपलाइन बिछाई भी जा चुकी है। इसके बावजूद शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाइब्रेरी के निकट पाइपलाइन फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और सारा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इससे पूर्व भी इंदिरा कॉलोनी के निकट पाइपलाइन फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि इस संबंध में स्थानीय लोगों की ओर से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया था। करीब 8 से 9 महीना लग गए और इस 8-9 महीने में आम नागरिक बहुत परेशान हुआ, व्यापारी का शोषण हुआ, लोग बेरोजगार हुए और पर्यटक को असुविधा हुई, मसूरी की खराब हुई। और आज जब माल रोड का कार्य पूरा हो गया तो मुझे बोलने में कोई डर नहीं है कि समस्त माल रोड समेत पूरी हाल में मेनहोल टेबलों से ऊपर है, कई मेनहोल पे लोग फिसल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोहे के मेनहोल लगा दिए। कॉबलिंग में गंदगी फंसी हुई है, कॉबलिंग की सफाई नहीं की गई है, रोड का और कॉबलिंग का टीकाकरण नहीं करा गया है, समतल नहीं है, लोगों के पैर फंसते हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन खेद की बात है कि विभाग को इसकी कोई जानकारी लेने को तैयार नहीं है। माल रोड की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कॉबलिंग इतनी खराब हो रखी है कि ये कॉबलिंग का स्तर तो कहीं गाँव में भी नहीं होता होता। अगर आप कॉबलिंग को देखें किसी विदेश में या बड़े शहर की अगर कॉबलिंग को देखें तो मसूरी कॉबलिंग बहुत ही निम्न स्तरीय है और जरूर इसमें बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार की बुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।